हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया है। रूस सरकार के अंडर में काम करने वाली मीडिया रेगुलेटरी डिवीजन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया कि कोई भी मीडिया हाउस इस दौर में जंग, हमला या घुसपैठ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करे। अगर इस आदेश को नहीं माना गया तो इससे जुड़े पत्रकारों को सजा हो सकती है। मीडिया हाउस बंद किया जा सकता है। फेसबुक ने रूस के मीडिया चैनलों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। ये बैन पूरी दुनिया में लगाया गया है, यानी पूरी दुनिया में लोग अब रूस के मीडिया चैनल को फेसबुक पर देख नहीं पाएंगे। फेसबुक ने कहा कि रूसी चैनल न तो प्रचार कर पाएगा और न ही कमाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कीव और इसके चारों तरफ प्रमुख बिंदुओं को नियंत्रित कर रहे हैं। जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं हम उन्हें हथियार उपलब्ध कराएंगे। हमें इस युद्ध को रोकने की जरूरत है, हम शांति से रह सकते हैं। रूस से जंग के बीच अब औपचारिक तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने भारत से सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का साथ देने की गुजारिश की है। वहीं यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की है। यूक्रेन में फंसे 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट तड़के 3 बजे दिल्ली पहुंची। छात्रों को पहले यूक्रेन से निकालकर बुखारेस्ट भेजा गया, जहां से इन्हें भारत लाया गया। इस दौरान फ्लाइट में सवार छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया से लौटे छात्रों का स्वागत करते हुए फ्लाइट में जाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपके आने पर हमें बहुत खुशी है। एयर इंडिया को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हर एक भारतीय को वतन वापस लेकर आएंगे। मोदी जी यूक्रेनी राष्ट्रपति के संपर्क में हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। विमान ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट में उड़ान भरी थी। छात्रों के लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। यूक्रेन में भारतीय छात्रों के मुंबई पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मातृभूमि में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने आप सबकी सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। रूस ने भी भारतीयों की सुरक्षित वापसी की बात कही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की वापसी का यह अभियान जारी रहेगा। इधर स्लोवाकिया में भारतीय एम्बेसी में एडवाइजरी जारी कर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय उझारोड वायसन नेबेक सीमा से रेस्क्यू किए जाएंगे। शहडोल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों को लेकर कहा कि छात्र लगातार सरकार के संपर्क में हैं। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 122 छात्र फंसे हैं। इस बीच सियासी हमले भी जारी है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में प्रदेश के छात्रों का जीवन संकट में है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया छात्रों की मदद करने की बजाय दौरे कर रहे हैं। यूक्रेन में अब भी कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। राजधानी भोपाल निवासी मुस्कान राय भी खार्किव में अपने दोस्तों के साथ फंसी हुई है। मुस्कान के मामा ने इस बारे में बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं। फंसे हुए लोगों को खाना और पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का एक छात्र हिमांशु यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच हिमांशु के माता पिता की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने भारत सरकार से बच्चों को सुरक्षित वापस घर लाने की मांग की है। शहडोल जिले के बुढ़ार निवासी 2 भाई यूक्रेन के विनित्सिया शहर में फंसे हैं, जिन्होंने मदद की गुहार लगाई है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने वहां के हालातों की जानकारी भी दी। वहीं परिजनों ने भी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें लाने के लिए सरकार से मदद की अपील की है। राजनांदगांव के खड़गांव मानपुर की छात्रा आयशा जॉर्ज यूक्रेन में फंसी हुई है। यूक्रेन से वीडियो जारी कर उन्होंने मदद की अपील की है। वो यूक्रेन के खार्किव में मेट्रो स्टेशन में मदद का इंतजार कर रही है। उन्होंने भारत सरकार से वतन वापसी के लिए मदद की अपील की है।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की रहने वाली एक और छात्रा भी यूक्रेन में फंसी हुई है। छात्रा के पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बच्ची की सकुशल वापसी की अपील की है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भिलाई मॉडल टाउन निवासी अशोक कुमार पांडे का कहना है कि उनकी बेटी वहां डर के साए में जी रही। उनका कहना है कि वीडियो कॉलिंग से बेटी का हाल जान रहे। उन्होंने सरकार से बेटी के वतन वापसी की अपील की है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 2.25 करोड़ वोटर्स 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस फेज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात दिया। साथ ही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में करीब 20,000 किसान शामिल हुए। सीएम ने किसानों से बात कर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को न मुआवजा मिला न कोई राशि, लेकिन हमारी सरकार किसानों की परेशानी दूर करने उनके घर पहुंचेगी। कोई भी समस्या हो, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल होने प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया सागर पहुंचे, जहां उन्होंने सागर जिले से 4 करोड़ की राशि समर्पण निधि के रूप में एकत्रित करने का कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है, जिससे सागर जिले से आने वाले मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष मिलकर पूरा करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साजा विधानसभा की तेंदुआ नवापारा में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान के अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की बात भी कही। रायपुर में संगठन चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक के दौरान एआईसीसी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाला प्रस्ताव पहले सावरकर ने दिया, अब बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। बीजेपी वाले कोंडागांव जाकर देख ले, कांग्रेस का आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से कोरबा के डिंगापुर में स्थापित ISIC अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना ने बैठक की। बैठक में चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया कि कोरोना मरीजों की कमी के बाद श्रमिकों को इस अस्पताल का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। आगर शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक आने जाने के लिए छात्रों को काफी परेशानी हो रही, जिसके विरोध में कॉलेज के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर आरटीओ अधिकारी पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया गया। आगर जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे के दौरे के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले रोककर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कोतवाली थाने के पीछे ग्राउंड पर बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से कार्यकर्ता नाराज थे। सतना जिले के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड संयोजक वरुण गुर्जर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नौबत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब पूरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मां की मौत के 17 साल बाद बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्देश ग्रामीण बैंक को दिए हैं। बैंक में कार्यरत प्रफुल्ला मिंज का 2005 में निधन हो गया था, लेकिन इसके बाद बेटे अखिलेश को न नौकरी दी गई न एक मुश्त राशि मिली, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दस्तावेज जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई। वहीं कोर्ट ने टीआई की कोर्ट रूम में मोबाइल इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी को से जवाब मांगा, जिसके बाद एसपी ने टीआई ऑफिस आसिफ मिर्जा को लाइन अटैच किया और विवेचक आदेश को सस्पेंड कर दिया। बलरामपुर के दबगड़ी में नरकंकाल मिलने से मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 2017 में युवक की हत्या कर घर में ही दफन कर दिया था। पुलिस ने घटना के करीब 1.5 साल बाद घर में खुदाई कर कंकाल को बरामद किया है। भारत ने दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 184 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 17 ओवर में 1 बॉल में 3 विकेट खोकर 186 रन बना लिए। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 74 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 45 रन की पारी खेली। T20 इंटरनेशनल में यह भारत की लगातार 11वीं जीत है। भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी से सिर्फ एक जीत दूर है। अफगानिस्तान ने लगातार 12 T20 मैच जीते हैं। भारत ने घरेलू जमीन पर इस फॉर्मेट में लगातार 7वीं सीरीज अपने नाम की है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,63,000 के पार हो गया। वहीं दुनिया में 36 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 500 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,328 हो गई है। प्रदेश में 980 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। एमपी में अब तक 10,23,141 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 151 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 223 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,887 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 177 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 92 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। एमपी में 11 करोड़ 36 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। ग्वालियर में एक युवक ने दोस्त की मां का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर साल भर तक महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित के बेटे का दोस्त है, जो वीडियो बनाकर महिला से 25,000 रुपए भी ऐंठ लिए। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना इलाके के एक होटल में विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर आरोपी और होटल संचालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग जमानत करवाने में लगाते थे। बता दें कि इसका मुख्य आरोपी जेल में बंद है और वह जेल से ही रैकेट संचालित कर रहा था। वहीं पकड़े गए आरोपियों से 1,000 से ज्यादा ऋण पुस्तिका बरामद की गई है। बालाघाट पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोगों को ठगी के रुपए वापस दिलवाए। पुलिस ने बताया कि ठगे लोगों ने 3,61,000 रुपए की राशि वापस दिलवाया गया है। सीएसपी ने लोगों से अपील किया कि किसी भी अनजान फोन कॉल से सावधान हो जाए और साइबर सेल या पुलिस को इसकी सूचना दें। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र के प्रभारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने धान का फर्जी पंजीयन कर 2.5 करोड़ के 1294 क्विंटल धान गबन किया। मामले के अन्य 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हीरानगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले होंडा कंपनी में काम कर चुका था, जिस कारण होंडा कंपनी की गाड़ियों को ही निशाना बनाता था। पुलिस ने उसके पास से 10 स्कूटी और 7 बाइक जब्त किया। पुलिस ने 5 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अभनपुर पुलिस ने जामगांव में जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरी अभनपुर, गोबरा, नवापारा, कुरुद, माना और रायपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनके पास से 21,600 रुपए कैश और ताशपत्ती बरामद की गई है। आरंग पुलिस ने 54 गौवंश ले जाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौवंश ले जाने के दौरान गौ सेवकों ने पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दुर्ग के अंजोरा चौकी इलाके में नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस के अनुसार शव लगभग 7 दिन पुराना है। शव पानी में डूबे रहने से पूरी तरह से खराब हो चुका है। मृतक के दाहिने कलाई में घुटना से नाम लिखा है। मामले में दुर्ग पुलिस ने आसपास के जिलों से गुम इंसान की जानकारी मांगी है। जांजगीर के सुकली गांव में गोलीबारी कर फरार हुए आरोपी ने सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में एक आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं तीसरा आरोपी छोटू बरेट फरार है। पुलिस के अनुसार सुकली गांव में 11 दिसंबर को हत्या की नीयत से बदमाशों ने गोली चलाई थी। महासमुंद के पतेरापाली में 2 ग्रामीणों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मछली मारने सतली नाला गए थे, जहां उन्होंने पानी में जाल बिछाई थी, लेकिन सिंचाई के लिए लगा पनडुब्बी पंप चालू था और जाल में करंट लग गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दुर्ग में 2 आरक्षकों की मौत का मामला सामने आया। दुर्ग के ACWCA में पदस्थ आरक्षक पीयूष बैस का शव हाईवे किनारे शराब दुकान के सामने उसकी ही कार में मिला। वहीं दूसरी तरफ जेवरा सिरसा के एक आरक्षक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जो कोरोना से संक्रमित थे। तिल्दा खरोरा रोड पर ट्रेलर की चपेट में आने से नाबालिग की मौत हो गई, जिसे ब्रह्म कुमारी बहनों ने मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि बच्चे के घर से कोई नहीं आया। बताया जा रहा है कि मृतका की मां ने प्रेम विवाह किया था, जिससे परिजन नाराज चल रहे थे। दुर्ग जिले में लगातार तीसरे दिन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज की जान बचाई गई। ग्रीन कॉरिडोर की वजह से मार्च 35 मिनट में ही मरीज को सेक्टर 9 अस्पताल से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया। 3 दिन में 2 बार पार्षद के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पार्षद वशिष्ठ ने बताया कि मरीज का इलाज शुरू हो गया है।
यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने दावा किया कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन शामिल है। इसके अलावा यूक्रेनी नौसेना की 8 नौकाओं को भी तबाह कर दिया गया। रूस सरकार के अंडर में काम करने वाली मीडिया रेगुलेटरी डिवीजन ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि कोई भी मीडिया हाउस इस दौर में जंग, हमला या घुसपैठ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करे। अगर इस आदेश को नहीं माना गया तो इससे जुड़े पत्रकार को सजा हो सकती है। मीडिया हाउस बंद किया जा सकता है। फेसबुक ने रूस के मीडिया चैनलों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। ये बैन पूरी दुनिया में लगाया गया है, यानी पूरी दुनिया में लोग अब रूस के मीडिया चैनल को फेसबुक पर नहीं देख पाएंगे। फेसबुक ने कहा कि रूसी चैनल न तो प्रचार कर पाएंगे और न ही कमाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कीव और इसके चारों तरफ प्रमुख बिंदुओं को नियंत्रित कर रहे हैं। जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें हथियार उपलब्ध कराएंगे। हमें इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। हम शांति से रह सकते हैं। रूस से जंग के बीच अब औपचारिक तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने भारत से सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का साथ देने की गुजारिश की है। वहीं यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की है। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट बुडापेस्ट के हंगरी से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसे लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। यूक्रेन में फंसे 250 कर बुखारेस्ट भेजा गया, जहां से इन्हें भारत लाया गया। इस दौरान फ्लाइट में सवार छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया से लौटे छात्रों का स्वागत करते हुए फ्लाइट में जाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपके आने पर हमें बहुत खुशी है। एयर इंडिया को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए हर एक भारतीय को वतन वापस लेकर आएंगे। मोदी जी यूक्रेनी राष्ट्रपति के संपर्क में हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। विमान ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी। स्टूडेंट्स के लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों के मुंबई पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने आप सबकी सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की। रूस ने भी भारतीयों की सुरक्षित वापसी की बात कही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की वापसी का यह अभियान जारी रहेगा। इधर स्लोवाकिया में भारतीय एम्बेसी से एडवाइजरी जारी कर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय बुझारोड वायसन नेमेक सीमा से रेस्क्यू किए जाएंगे। शहडोल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूक्रेन में फंसे प्रदेश के छात्रों को लेकर कहा कि छात्र लगातार सरकार के संपर्क में हैं। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 122 छात्र फंसे हैं। इस बीच सियासी हमले भी जारी है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में प्रदेश के छात्रों का जीवन संकट में है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया छात्रों की मदद करने के बजाय दौरे कर रहे हैं। यूक्रेन में अब भी कई भारतीय छात्र फंसे हैं। राजधानी भोपाल निवासी मुस्कान राय भी खार्किव में अपने दोस्तों के साथ फंसी हुई हैं। मुस्कान के मामा ने इस बारे में बताया कि वहां के हालात खराब हैं। फंसे हुए लोगों को खाना और पानी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का एक छात्र हिमांशु यूक्रेन में फंसा हुआ है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच हिमांशु के माता पिता की चिंता को बढ़ा दिया। उन्होंने भारत सरकार से बच्चे को सुरक्षित वापस घर लाने की मांग की है। झाबुआ जिले के थांदला के निवासी एमबीबीएस छात्र कुमारी रीचा दानक इस समय यूक्रेन के खार्किव में फंसी हुई है। वह इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बंकर में शरण लिए हुए हैं। ये जगह रूस यूक्रेन बॉर्डर के बैटल ग्राउंड से महज 35 किलोमीटर दूर है। रीचा ने वीडियो भेजकर अपनी स्थिति से अवगत कराकर बचाने की अपील की है। राजनांदगांव के खड़गांव मानपुर की छात्रा भी आयशा चार्ज यूक्रेन में फंसी हुई है। यूक्रेन से वीडियो जारी कर उन्होंने मदद की अपील किया। वह यूक्रेन के खार्किव में मेट्रो स्टेशन में मदद का इंतजार कर रही है। उन्होंने भारत सरकार से वतन वापसी के लिए मदद की अपील की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की रहने वाली एक और छात्रा भी यूक्रेन में फंसी हुई है। छात्रा के पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बच्ची की सकुशल वापसी की अपील की। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से बच्ची को वापस लाने की गुहार लगाई।
रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भिलाई मॉडल टाउन निवासी अशोक कुमार पांडे का कहना है कि उनकी बेटी वहां डर के साए में जी रही। उनका कहना है कि वह वीडियो कॉलिंग से बेटी का हाल जान रहे हैं। उन्होंने सरकार से बेटी के वतन वापसी की अपील की है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 2.25 करोड़ वोटर्स 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस फेज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। पीएम मोदी ने यूपी के मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी कीमती वोट अवश्य दें। पीएम नरेंद्र मोदी आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 66वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का सुबह 11 बजे सीधा प्रसारण होगा, जिसमें पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसके लिए कू पर यूजर्स ने भारी संख्या में अपनी शिकायतें और सुझाव पेश किए हैं। भारत श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें श्रीलंका के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीत कर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। भारत ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 184 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 17 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट खोकर 186 रन बना लिए। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 74 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 45 रन की पारी खेली। टी20 इंटरनेशनल में यह भारत की लगातार 11वीं जीत है। भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी में सिर्फ 1 जीत दूर है। अफगानिस्तान ने लगातार 12 टी20 मैच जीते हैं। भारत ने घरेलू जमीन पर इस फॉर्मेट में लगातार 7वीं सीरीज अपने नाम की है। रोहित शर्मा के भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्णकालीन कप्तान के रूप में दौर की शानदार शुरुआत हुई। हिटमैन ने जब से टीम इंडिया की कमान संभाली लगातार जीत मिल रही है। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से जितने मैचों में उन्होंने कप्तानी की, टीम इंडिया कोई मुकाबला नहीं हारी है। धर्मशाला में मिली जीत के साथ ही रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे घरेलू मैचों में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान बन गए। रोहित ने अपने 17वें मैच में रिकॉर्ड 16वीं जीत दर्ज कर आयन मॉर्गन और केन विल्सन को पीछे छोड़ दिया। रोहित की कप्तानी में टीम ने लगातार तीसरी सीरीज में जीत दर्ज की है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर 3 टी20 की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। लेकिन इस बीच भारत के विकेटकीपर ईशान किशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैच के दौरान एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी थी। गेंद ने उनके कनपट्टी के पास हेलमेट को हिट कर दिया था। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,63,000 के पार हो गया। पूरी दुनिया में 36 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 500 नए केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,328 हो गई है। प्रदेश में 980 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। एमपी में अब तक 10,23,141 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 151 नए केस सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 223 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,887 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 177 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 92 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 36 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात दिया। साथ ही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का आगाज किया। कार्यक्रम में करीब 20,000 किसान शामिल हुए। सीएम ने किसानों से बात कर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को न मुआवजा मिला न कोई राशि, लेकिन हमारी सरकार किसानों की परेशानी दूर कर ले, उनके घर पहुंचेगी। कोई भी समस्या हो, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल होने प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया सागर पहुंचे, जहां उन्होंने सागर जिले से 4 करोड़ की राशि समर्पण निधि के रूप में एकत्रित करने का कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया, जिसे सागर जिले से आने वाले मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष मिलकर पूरा करेंगे।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साजा विधानसभा की तेंदुआ नवापारा में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान के अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की बात कही। रायपुर में संगठन चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक के दौरान एआईसीसी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाला प्रस्ताव पहले सावरकर ने दिया, अब बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। बीजेपी वाले कोंडागांव जाकर देख ले, कांग्रेस का आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से कोरबा के ढींगापुर में स्थापित ISIC अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना ने बैठक की। बैठक में चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया कि कोरोना मरीजों की कमी के बाद श्रमिकों को इस अस्पताल का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। आगर शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक आने जाने के लिए छात्रों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके विरोध में कॉलेज के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया। जानकारी मिलने पर आरटीओ अधिकारी पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया गया। आगर जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे के दौरे के समय एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री के काफिले रोककर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कोतवाली थाने के पीछे ग्राउंड पर बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से कार्यकर्ता नाराज थे। सतना जिले के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड संयोजक वरुण गुर्जर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नागौद पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब पूरे मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मां की मौत के 17 साल बाद बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश ग्रामीण बैंक को दिया है। बैंक में कार्यरत प्रफुल्ला मिंज का 2005 में निधन हो गया था, लेकिन इसके बाद बेटे अखिलेश को न नौकरी दी गई न एक मुश्त राशि मिली, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मारपीट के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दस्तावेज जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई। वहीं कोर्ट ने टीआई की कोर्ट रूम में मोबाइल इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी को इससे जवाब मांगा, जिसके बाद एसपी ने टीआई ऑफिस आसिफ मिर्जा को लाइन अटैच कर दिया और विवेचक अवधेश को सस्पेंड कर दिया। बलरामपुर के दबगड़ी में नरकंकाल मिलने के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2017 में युवक की हत्या कर घर में ही लाश दफन कर दिया था। पुलिस ने घटना के करीब 1.5 साल बाद घर में खुदाई कर कंकाल को बरामद किया। ग्वालियर में एक युवक ने दोस्त की मां का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर साल भर तक महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित के बेटे का दोस्त है। वीडियो बनाकर महिला से 25,000 रुपए भी लिए। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना इलाके के एक होटल में विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इधर आरोपी और होटल संचालक को हिरासत में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग जमानत करवाने में लगाते थे। बता दें कि इसका मुख्य आरोपी जेल में बंद है और वह जेल से ही रिकॉर्ड संचालित कर रहा था। वहीं पकड़े गए आरोपियों से 1000 से ज्यादा ऋण पुस्तिका बरामद की गई है। बालाघाट पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोगों को ठगी के रुपए वापस दिलवाए। पुलिस ने बताया कि ठगे गए लोगों के 3,61,000 रुपए की राशि वापस दिलवाई गई है। सीएसपी ने लोगों से अपील किया कि किसी भी अनजान फोन कॉल से सावधान हो जाए और साइबर सेल या पुलिस को सूचना दें। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र के प्रभारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने धान का फर्जी पंजीयन कर 2.5 करोड़ के 1294 क्विंटल धान का गबन किया। मामले के अन्य 4 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हीरानगर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले होंडा कंपनी में काम कर चुका था, जिस कारण से होंडा कंपनी की गाड़ियों को ही निशाना बनाता था। पुलिस ने उसके पास से 10 स्कूटी और 7 बाइक जब्त किया है। पुलिस ने 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभनपुर पुलिस ने जामगांव में जुआ खेलते 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरी अभनपुर, गोबरा, नवापारा, गुरुद, माना और रायपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनके पास 21,600 रुपए कैश और ताशपत्ती जब्त की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है। 5वें चरण में 12 जिलों के 61 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 2.25 करोड़ वोटर्स 693 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस फेज में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा किए। संबोधन के दौरान सबसे पहले उन्होंने भारत से चोरी हुई मूर्तियों को देश में वापस लाने पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में भारत ने 200 से ज्यादा कीमती मूर्तियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है। भारत श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसमें श्रीलंका के सामने सम्मान बचाने की चुनौती होगी। पहले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम आज तीसरी भिड़ंत जीतकर सीरीज पर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। भारत के श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर 3 टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। लेकिन इस बीच भारत के विकेटकीपर ईशान किशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैच के दौरान एक खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट पर लगी थी। गेंद ने उनके कनपट्टी के पास हेलमेट को हिट कर दिया था। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,273 नए मामले सामने आए। इस दौरान 20,439 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 243 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 177 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ 55 लाख से ज्यादा पहला और 78 करोड़ 92 लाख से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 36 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है।